हेलो नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए व्यंजन प्रकरण। तो आइए चलते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं। जिन्हें बोलने में अन्य वर्ण, कोष्टक में बताएंगे कि क्या होता है वर्ण का स्वर, स्वर की आवश्यकता पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अब हमने लिखा का, तो ये हमारा व्यंजन है और ये इस क के साथ एक अन्य हमारा स्वर जुड़ा हुआ है। कौन सा स्वर? आ। ए का स्वर है। जैसे हमने बोलते हैं का, तो स्वर होगा हमारा आ। लेकिन जब हम अकेले का बोल रहे हैं तब भी उसके साथ ए जुड़ा हुआ होता है। जो भी व्यंजन हम बोलते हैं उसके साथ हमारा स्वर अवश्य रहेगा। यदि अवश्य नहीं रहेगा, स्वर नहीं रहेगा, तो उसके नीचे एक हमारा हलंत होगा। हलंत का मतलब होता है हल। हल का मतलब अंत में उसके हल है, हल को कहते हैं व्यंजन। इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है और ये अर्धमात्रिक कहा जाएगा, इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है। ये हमने लिखा कमल, तो इसमें का, फिर क्या आ रहा है आ, फिर हमने उसके बाद दूसरा वर्ण लिया मा, उसके बाद भी क्या आया आ, फिर हमने लिया ला, तो उसके बाद भी आया आ। इसका मतलब कि जो भी हमारा का मा ला है उसके बाद में एक एक स्वर आ रहा है और जो भी हमारा शब्द बोला जाता है, जो भी वर्ण बोला जाता है, उसमें सब में हमारा स्वर लगा हुआ होता है। बिना स्वर की सहायता के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर हम बिना स्वर की सहायता के हमने ये बिना स्वर की सहायता के बोला, तो इसमें हमें हलंत लगाना होगा। और हलंत का मतलब हल को कहते हैं कि क्या है व्यंजन। व्यंजन को ही हल कहते हैं, हल को ही व्यंजन कहते हैं। जैसे हम अगर कहें स्वर और इसको दूसरे नाम से कह दें अच, तो अच भी वही है और स्वर भी वही है। ऐसे ही हमारा हल भी वही है और हमारा व्यंजन भी वही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने हैं? तो पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक। अब मुख्यतः जो है इसके भेद ये तीन ही हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन इसमें चौथा हम जब जानते हैं तो संयुक्त व्यंजन भी इसका भेद माना जाने लगा है, इसलिए ये 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या है हमारी 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन 4 हो गए और संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि स्पर्श व्यंजन
कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को समझेंगे। मतलब स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने में या जिसमें जिह्वा पूरे मुख को स्पर्श करती है वे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कंठ, कंठ को स्पर्श किया, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत, इनको सबको हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, इसलिए पूरे मुख में ही हमारे स्पर्श करते हुए ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का वर्ग मतलब वर्ग है, इसके कौन से वर्ग के अंतर्गत? कै वर्ग के अंतर्गत। का, खा, गा, घा, गा, अड़ा खाली नहीं है। का, खा, गा, घा, गा। फिर है उसके बाद चा, छा, जा, झा, न्या, चा, छा, जा, झा, न्या। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद ता, था, दा, धा और ना। फिर उसके बाद पा, फा, बा, भा और मा। तो ये जो हमारा पांचवा वर्ण है इसको हम नासिक के व्यंजन भी कह देते हैं। मतलब इनका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, नासिक के व्यंजन भी कहलाए जाते हैं ये। तो ये हमारा का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाती है 25। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? मतलब अंत्य में है स्थित, जो अंदर स्थित है वो वर्ण। दूसरा कहेंगे कि जिन्हें पूरे तरीके से हमारी जिह्वा पूरे तरीके से मुख को स्पर्श नहीं करती है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये है य, र, ल और व। तो ये 4 वर्ण हमारे कौन से हैं? अंतस्थ हैं, अंत्य में स्थित या जिसे हमारी जिह्वा पूरे मुख को स्पर्श नहीं करती है। तो यह रह अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म से जैसे पता चलता है कि ऊष्म का मतलब है गर्म, तो जिसे बोलने में गर्म वायु निकलती है, जिन वर्णों को बोलने में, वे हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये है हमारे ऊष्म व्यंजन और इनकी संख्या है 4। उसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये हमारा जो छ है ये हमारा का और शा को मिलाकर के छ बना है। ठीक ऐसे ही ता, रे को मिलाकर के त्रा बना है। जा और न्य को मिलाकर के ज्ञा बना है। दूसरा हमारा श और रे को मिलाकर के श्रे बना है। ठीक, इसमें पहला वर्ण क्या है? का और दूसरा है शा, इसको मिलाकर के हमारा बना छा। अब ये जो का है ये क्या है? ये हमारा स्वर रहित है, अर्थात अपूर्ण है, इसमें हमारा स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, ये लगा हुआ है हमारा हलंत। इसे हम क्या बोल देते हैं? जिसमें हमारा हलंत लगा होता है ना उसे हम अर्धमात्रिक बोलते हैं, क्योंकि जो हमने स्वर पढ़े थे तो वो हमने एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक पढ़े थे। तो जब हमारा हलंत लग जाता है उसमें मात्रा ही नहीं होती, इसे हम बोल देते हैं अर्धमात्रिक। तो इसमें क्या है? हमारा हलंत लगा हुआ है। दूसरे में हमारा
हलंत लगा हुआ नहीं है, तो ये पूर्ण है और ये अपूर्ण है, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, और इसे मिला करके बन गया 6। इसी प्रकार से हमारा 6 बन गया, इसी तरीके से हमारा त्रय बन गया, इसी तरीके से गे और इसी तरीके से श्रेय। पहला अपूर्ण और दूसरा पूर्ण। इस तरीके से आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं और इनकी संख्या होती है 4। ठीक, जो हमारे इसमें मौलिक व्यंजन की संख्या है वो केवल हमारी 33 है। 33 कैसे है कि हमारे 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन, ठीक है, 25 संख्या हो गई स्पर्श व्यंजन की, और उसके बाद हमारे 4 थे अंतस्थ है, ठीक, उसके बाद 4 जो थे हमारे ऊष्म, 4 थे हमारे ऊष्म। तो ये हमारे 25 4 4 25 और 8 कुल मिलाकर के हमारे 33 व्यंजन हो गए, और जो जिन्हें बोला जाता है मौलिक, जिनको 3 भागों में ही 3 भेद इसके माने गए हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सहयोगी वर्ण क्या है? सहयोगी वर्ण कहें या हम उसे द्विगुणन भी बोल सकते हैं, द्विगुणन भी बोल सकते हैं, और तीसरा हम इसे उत्क्षिप्त भी बोल सकते हैं, उत्क्षिप्त। तो सहयोगी वर्ण, द्विगुणन वर्ण और उत्क्षिप्त वर्ण, लेकिन होते क्या है ये ड़, दूसरा ढ़। जब हम बोलते हैं ना जाना पड़ता है, जहां मजबूरी वाला ड़ आ जाए, जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहते जाना पड़ता है, तो इस ड़ का प्रयोग करते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, तब ये नहीं आएगा, तब हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या है ढ़, 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 जिन्हें हम बोलते हैं सहयोगी वर्ण। क्योंकि सहयोगी वर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि शब्दों में सहयोग करते हैं, लेकिन प्रारंभ से इसका कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, तो ये इसलिए बोलते हैं सहयोगी, द्विगुणन या उत्क्षिप्त। तो ये हमारे हो जाते हैं सहयोगी, द्विगुणन, उत्क्षिप्त, एक ही बात है, और इनकी संख्या है हमारी 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वर्णमाला के कुल वर्ण जो है वो 52 है, लेकिन 52 कैसे हैं ये आप देखिए। स्वर कितने थे? स्वर कितने बताए थे आपको? 11, जिसमें से 4 जो थे मौलिक स्वर थे, 7 हमारे दीर्घ स्वर थे, या 4 कहें लघु स्वर थे, और 7 हमारे दीर्घ स्वर थे, और 2 क्या थे? अयोगवाह। अयोगवाह कौन से थे हमारे? अंग और आहा। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25 थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और सबके अंदर 5 5 5 5 वर्ण आ रहे थे, तो ये थे हमारे 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4, और 4 कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे। उसके बाद थे ऊष्म व्यंजन, तो ये थे हमारे स, से और है। उसके बाद थे हमारे संयुक्त व्यंजन, ये कितने थे? 4 व्यंजन हमारे 6, त्रय, गे और श्रेय। ठीक, उसके बाद 2 हमारे हैं सहयोगी, द्विगुणन कहें या उत्क्षिप्त कहें, एक ही बात है ड़ और ढ़। क्लियर हो गया। तो ये हमारे सहयोगी द्विगुणन जो है वो है ड़ और ढ़। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या हमारी 52 है। ठीक है, 52। अब ये 52 कैसे कैसे हैं? तो हमारे हुए 11 और 2 13 हो गए, 13 और 25 कितने हो गए? 38, 38 और 4 42, 42 4 46, 46 4 50 और 2 52। इस तरीके से कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 हो गई। ठीक है, अब हम कहीं कहीं ऐसा प्रश्न आएगा कि इसमें हमारे नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। हालांकि ये मैं बताऊंगी आपको, जब उच्चारण स्थान बताऊंगी तब नासिक के वाला उच्चारण स्थान भी बताऊंगी, जिसमें हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन थे उसका जो पंचम वर्ण है वो नासिक के व्यंजन भी कहलाता है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें। बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।